मैं आपकी होस्ट आशा प्रवीण। आज हमारे साथ है मोस्ट मल्टी टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर विक्की सिदाना, जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ को में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है, चाहे वो एयरलिफ्ट हो, चाहे बेबी हो, चाहे वो प्यार का पंचनामा 2, एयरलिफ्ट और मतलब प्रेम रतन धन पायो में भी इन्होंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है। और हम विक्की जी से जानते हैं कि इनकी जर्नी क्या है और ये एज अ कास्टिंग डायरेक्टर में कैसे आए। नमस्कार, ये प्रोग्राम देखने वालों को सबसे पहले मेरा तहे दिली नमस्कार एंड थैंक यू इंटरव्यू करने के लिए। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो 2004 में दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, जब मैं मुंबई पहुंचा था। तो मेरा ऐसा कोई लाइफ में मोटिव नहीं था कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर मतलब तो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ज़्यादा थे भी नहीं और ऐसा भी नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना था। तो मैंने 1-1.5 साल बॉम्बे के अंदर जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं बॉम्बे के अंदर हूँ, मुंबई के अंदर हूँ, राइट, तब बॉम्बे हुआ करता था, अभी मुंबई है, तो अगर हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो और बेटर हो सकता है। तो इसलिए मैंने एज ए इंडस्ट्री में एज ए एक्टर की बतौर काम करना शुरू किया। लेकिन 1-2 फिल्मों के बाद आई रियलाइज कि मैं एक्टर नहीं हूँ। एक्टर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है, जो हुनर मेरे में तब नहीं था। और मुझे लगा कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी। उसके बाद मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर पे कुछ काम किया, जिनमें 2-3 फिल्में थी। जैसे मैंने सतीश कौशिक जी के साथ काम किया, सौरभ शुक्ला के साथ काम किया, ठीक है। वो करने के बाद 2 या 3 साल के बाद मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के काम नहीं करना चाहता और मुझे नहीं लगता है कि मुझे लाइफ में कभी डायरेक्टर बनना है। तो उसके 7-8 महीने 8 महीने में खाली रहा। देन आई डिसाइड किया मैं बिकम ए कास्टिंग डायरेक्टर। ये बहुत ही रैंडम थॉट था, कभी सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा इस काम के बारे में आइडिया नहीं था। वो होता है कि कभी कभी बोलते हैं कि आपकी जुबान पे सरस्वती, सो वो शायद भगवान की बात कृपा रही कि मुंह से कुछ निकला और मैं उस जज्बे के पीछे लग गया। जैसे कि आपने अपनी लाइफ की जर्नी बताई कि आप पहले एक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर कास्टिंग डायरेक्टर, अगर इसको देखा जाए एज अ जर्नी के हिसाब से, वो सलमान खान की मूवी आई थी ना किक, आई थिंक मुझे लगा आपको किक नहीं मिली, तो ये सोचा कि यार ये काम नहीं हो रहा है, इसमें मजा नहीं आया, दूसरा ट्राई करते, उसमें मजा नहीं आया, फिर तीसरा एटलीस्ट फाइनली आपको किक मिल ही गई। वो बहुत सही बात है। मुझे सबसे मेरी बड़ी बात है, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि मुझे अभी मैंने आई थिंक 35 साल के बाद एक चीज रियलाइज की है कि मुझे लाइफ में मेरे को लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली होके नहीं जीना है, राइट। मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं होना है, मुझे काम को सीरियसली लेना है, मुझे काम में किक अपने आप को मारनी है, लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं मारनी है। सो आपकी बात बिल्कुल सही थी कि मैं अगर मैंने वो जो किक थी वो मेरे काम के लिए थी, मैं काम में मजा नहीं आ पा रहा था। आपको होता है कि अगर आपको कोई काम आता ही नहीं है और आप उसको आप करते रहो तो आप आखिर सीख भी जाते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन आप सीखने की चाह भी नहीं रख रहे हो। तो मुझे लगता है कि बेटर है कि उस टाइम पे प्रोफेशन आपको चेंज कर लेना चाहिए। सो मैंने भी जब एज ए कास्टिंग डायरेक्टर स्टार्ट किया तब मैं कंप्लीट 28 साल पूरे कर चुका था। और आपको मालूम है कि एज ए इंडियन फैमिली आपको बहुत प्रेशर होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बार बार लाइन चेंज कर रहे हो। आपको पता भी है कास्टिंग डायरेक्टर, उनको भी नहीं मालूम था कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। शादी के बहुत प्रेशर आ रहे थे, ठीक है, ये सब चल रहा था। आई रिमेम्बर मैंने मेरी भाभी से बात की थी तो मेरे को लिटरली उन्होंने ये बोला था कि अभी कितने प्रोफेशन चेंज करेगा, नाउ आई थिंक इनफ, कुछ सीरियस हो जाए लाइफ में। तो शायद मैं उस दिन इसलिए बहुत ज्यादा सीरियसली हो गया, या फिर मैं उससे पहले बहुत सीरियस था, उस दिन से अनसीरियस हो गया, ये अभी तक मुझे आइडिया नहीं है। मतलब एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक कास्टिंग डायरेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप देखोगे, मैं एक आपको बहुत अच्छी मैं सारा क्रेडिट नहीं लेके जा सकता हर चीज का। जैसे वो होता है ना कि हम एक चरनामत बनाते हैं तो उतना उसमें दूध, दही, देसी घी, इन सब का मिक्सचर होता है, सभी को परफेक्ट चरनामत बनता है और भगवान को चढ़ता है। तो इसी तरह फिल्म में भी सब हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक वो होता है। लेकिन पहले जो होता था कि कास्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई थिंक कास्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर।
अगर आप एलियट जैसी फिल्में देखें अक्षय कुमार के साथ निमरत कौर के अलावा बाकी जितने लोग थे, लोगों ने बहुत तारीफ की। धोनी में लोगों ने बहुत तारीफ की। द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्यार का पंचनामा, जहाँ सब लोग ही नहीं न्यू कमर्स थे, तो वहाँ कास्टिंग की बहुत तारीफ हुई। सो मेरे कहने का मतलब आपका सिनेमेटोग्राफी आपका बहुत अच्छा है, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, आपका डायरेक्शन बहुत 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 अच्छा है, लेकिन अगर उसमें कास्टिंग उतनी परफेक्ट हो तो फिर वो चार चांद लग जाता है। सिंपल सी बात है कि आप देख लें, आप ऑन स्क्रीन जब कोई प्रोमो देखते हो, जब कोई फिल्म देखते हो, आप देखते क्या हो? नहीं, आप लोग अब चेहरे देखते रहते हो, अब चेहरे ही देखते हो ना। अगर वो चेहरे परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जंग हार जाते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सुना है कि जब आप स्टार्टिंग में कास्टिंग डायरेक्टर वाली लाइन में आए थे, तो आप जो है ना स्क्रीन पे जो भी आता था एक्टर या मतलब जो भी ऑडिशन देने आता था, आप उनसे बोलते थे स्माइल करो ब्रो, मतलब उस टाइम में क्या एक्सपीरियंस था वो बताइए। मुझे अभी भी याद है कि हमारा डिस्कशन चल रहा था, छोटा सा मीटिंग, एंड मैंने कुछ टेप थे, मैं सूरज जी को दिखा रहा था, श्री सूरज बेलादेव जी को, तो उन्होंने बहुत हंसे मेरे कि मतलब यार ये कैसे करवाता है यार, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला सर, मुझे बोले ऐसे थोड़ा करवाते हैं यार। तो मैंने बोला सर आपको ना थोड़ा, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा मुझे आइडिया लग जाता है कि ऑन स्क्रीन आप कैसे दिखते हो, क्या होता है। तो ये एक फनी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी पहली पिक्चर थी, मेरा भी नया नया था, बहुत ज्यादा अब बेस्ट कहो या वर्स्ट कहो, मैंने आज तक लाइफ में किसी को असिस्ट नहीं किया, मैंने आज तक कास्टिंग में किसी को असिस्ट नहीं किया, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं जो हूँ, ठीक है, वो भगवान की कृपा से मैंने खुद काम करते करते ही सीखा है। तो मेरी वो पहली पिक्चर थी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा समझदार नहीं था, बट पहली पिक्चर ही मुझे सूरज जी के मतलब प्रोडक्शन में एज ए प्रोड्यूसर वो थे, राशि के प्रोडक्शन में मुझे करने को मिली, सीखने को बहुत कुछ मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके फादर राजबाबू से बहुत बहुत कुछ सीखा। सूरज जी हर जगह बहुत गाइड करते रहते थे कि ये है, ये चीज है। आई रिमेम्बर मैंने अभी वहां पे भी स्टेज पे भी ये लाइन बोली थी कि मुझे जो पहली चीज सीखने को मिली थी राशि से, ये बोला गया था, आप पहले अच्छे इंसान बनो, ठीक है, फिर उसके बाद आप काम ऑटोमेटिकली मिलेगा। और मुझे भी यही बोला गया था कि जब आप कास्टिंग करोगे तो पहले अच्छे एक्टर वो ढूंढना जो अच्छे इंसान हो। काम अगर 99% है तो वी कैन वर्क ऑन दैट। सो अभी भी आई थिंक हम इस चीज को फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान, कोई एक्टर बहुत अच्छा इंसान है तो डायरेक्टर उस पर 90 जगह वो 95% भी है तो उसको 100% कर सकता है, अगर उस इंसान में सीखने की चाह। सर ये तो लाइफ से रिलेटेड हो गया, आगे आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आगे क्या मतलब कौन सी फिल्म में? अभी जो लेटेस्ट अभी रिलीज है, अभी फाइनली 16 दिन बचे हैं, 15 सितंबर को लखनऊ सेंट्रल करके फिल्म आ रही है, ठीक है, जिसको रंजीत तिवारी जो फर्स्ट डेब्यू डायरेक्ट कर रहे हैं, निखिल अडवाणी के एसोसिएट हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और निखिल अडवाणी प्रोड्यूसर हैं, राइट। और वो है, फिर उसके बाद फिरंगी फिल्म है जिसकी बहुत सी शूटिंग राजस्थान में हुई है, कपिल शर्मा की फिल्म है, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग फिल्म है। देन उसके बाद एक फिल्म है लव रंजन की, जिन्होंने प्यार का पंचनामा की डायरेक्ट, उनकी एक फिल्म है सोनू की टीटू की स्वीटी, बहुत डिफरेंट है, है। और फिर अयारी है जो नीरज पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स काफी और चल रहे हैं जिनमें हम नए नए चेहरे और नए लोगों को देखेंगे, उनके टैलेंट को देखेंगे, बहुत देखेंगे। कपिल शर्मा की जो फिल्म है उसमें हमने काफी नए चेहरे कास्ट किए हैं जो कहीं से हैं। अयारी में 2-4 नए लोग हैं, 1-2 कश्मीरी एक्टर हैं, नए लोग हैं, और लव रंजन की फिल्म में तो वही एक्टर है, बट सपोर्टिंग इस बार कुछ अलग खेलने को मिला है, ठीक है। लखनऊ सेंट्रल में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो शायद आपको हो सकता है, जो हम लोगों ने भोपाल और लखनऊ से कास्ट की हैं, क्योंकि फिल्म उस बैकड्रॉप की थी, तो काफी नए चेहरे हैं जो आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखी, छोटे छोटे रोल में है। बट अभी होता है कि अगर किसी ऐसे एक्टर को जो बहुत ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहां उसकी रीच नहीं है बम्बई तक, उसको कभी छोटा अच्छा रोल मिल जाता है 2 अच्छे सीन का, तो वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है।
सो वो है, काफी फिल्में हैं। और मेरा मोटिव हमेशा रहता है, मैंने एक चीज नीरज जी से बहुत सीखी है, यू हैव टू बैलेंस इन द कास्टिंग। अगर आप धोनी की कास्टिंग देखोगे तो उसमें आपको 6 पुराने चेहरे और बाकी सारे नए चेहरे हैं। तो मेरा फंडा ये होता है कि अगर फैमिली एक है जिसमें फादर है, सुशांत सिंह बेटा है, फादर अनुपम खेर है, तो मदर आप नहीं ले लीजिए, ठीक है। भूमिका चावला है, सरप्राइज कास्टिंग आ गई कि लोग अरे नहीं सोच पाए, तो आपको उसी हिसाब से दोस्त अपना सुशांत सिंह को सब लोग जानते हैं, इसे वेल नोन फेस, तो उसके सराउंडिंग जितने दोस्त हैं सारे अपने लोग कास्ट कर लो, तो लोगों को एक फ्रेशनेस मिलती रहती है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं मैं किसी के एंगेज नहीं हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मैं विक्की सिडाना हूँ, मैं 15 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, और मैं 12 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मैंने एक नई फिल्म साइन की इसमें कॉमेडी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एज ए ऑडियंस आपको एक्सपेक्टेशन है कि मैं क्या करूंगा, राइट। और मेरी लिमिट है 90%, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि मैं 90% अपना करके चला जाऊंगा। कभी कभी आप एक नया एक्टर कास्ट करते हो जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन 30% है, वो लेकिन वो 100% करके जाता है, क्योंकि वो आपके लिए वो सब नयापन है, वो कुछ भी करेगा वो नया है, वो कुछ अच्छी सी छोटी सी चीज भी करेगा वो आपके लिए नयापन है। तो मुझे इसलिए मेरे को लगता है कि कास्टिंग में हमेशा बैलेंस रखता हूँ, ठीक है। नए और मीडियोकर चेहरे हमेशा मैं कास्ट करता हूँ। मतलब आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम करते हैं, जैसे कि एक्टर के बात की जाए कि एक एक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करे, कि मतलब आप कास्टिंग के दौरान क्या देखते हैं? मैं सबसे पहले देखता हूँ इंसान के बहुत है। जितनी बात आपने मेंशन की है, मुझे ग्राउंडेड, मैं ग्राउंडेड हूँ या नहीं, पर मुझे ग्राउंडेड रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरा फंडा तो ये है कि धरती के इंसान धरती से बने लोग, राइट। सो मेरा लॉजिक ये है, मैं सबसे पहले इंसान देखता हूँ कि इंसान कैसा है, क्योंकि मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं बहुत कूल टेम्परामेंट के साथ काम करते हैं, देयर आर वेरी हाई टेम्परामेंट, राइट। तो उनको हमेशा एक डिस्टेंस चाहिए होता है एक्टर के साथ, राइट। सो पहले मैं इंसान देखता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सी क्वालिटीज हैं, उसका बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, राइट। जैसे वहां पे मैंने स्टेज पे बोला था कि हम हिंदी बोलते जा रहे हैं, अगर हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, अब 100 में से अगर आप 1000 की ऑडियंस वहां बैठी है, उनमें से 90% लोगों को एक्टर बनना होगा। आज आप किसी को पूछो सर आपकी छोटा फिल्म में काम करना है, और कहीं ना कहीं हिडन, अगर आप टैलेंट की बात करते हो तो 500 में हिडन टैलेंट भी होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो आपकी भाषा, जिसपे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका क्राफ्ट होता है। क्राफ्ट पे मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि क्राफ्ट आप जयपुर में बैठे आप क्राफ्ट पे काम नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि क्राफ्ट है क्या चीज। उसके लिए इंटरनेट है, एक्टिंग स्कूल्स हैं, आई थिंक जयपुर में भी थिएटर होता है, काफी अच्छे लेवल में थिएटर होता है। जयपुर के अलावा भोपाल में, एमपी में बहुत अच्छा थिएटर होता है, यूपी में हार्डकोर थिएटर होता है, जयपुर के पास तो दिल्ली है, दिल्ली तो गढ़ है थिएटर का, ठीक है। तो वहां आई थिंक आप जाके उन चीजों पे क्राफ्ट पे काम कर सकते हो। मेरे को एक्टर बनना है, मैंने सामान पैक किया, मैंने टिकट बुक कराई, मैं फॉर्म पे पहुंच गया फ्लाइट लेके, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, राइट। मुझे लगता है वहां पहुंचने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ईच, कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, क्या क्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप पूरी तैयारी करके आएंगे तो आपको जितनी कठिनाइयों का सामना बाकी लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में की लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो उस लेवल के हिसाब से हमें जो भी एक्टर बनना चाहता है तो उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन और पूरी तैयारी के साथ जाएगा तो हो सकता है शायद उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल उल्टा होता है, लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई होगी। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा उल्टा है, 4 नए चैनल खुलते हैं तो 40,000 4 लाख नए एक्टर भी आ रहे हैं, तो जितनी डिमांड है सप्लाई उससे डबल है, तो इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। तो सर आप आई थिंक आप फर्स्ट टाइम जयपुर आए हैं? मैं आता रहता हूँ, शादी के बाद हनीमून छोटा सा हम यहीं आए थे घूमने के लिए पिंक सिटी। मुझे हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी बचपन से, तो इसलिए मैं आया था। और मुझे आज भी याद है हमारा दूसरा दिन था और मेरे को किसी ड्राइवर ने बोला कि ये एक सिटी पैलेस है
और यहाँ आप जाइए और आपको 6 घंटे 5-6 घंटे में वेट करूंगा। हम 1.5 घंटे में बाहर आ गए। सर इतनी जल्दी, मैंने बोला ये तो आधा घंटा हमने ज्यादा स्पेंड कर लिया, हमें फ्यू चीजें देखनी होती हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता वो दीवारों को टच करके बोलूं क्या क्या मार्बल है, मेरा वो शौक नहीं है, राइट। और अभी फिलहाल लास्ट महीने हम लोग लंदन गए थे, सबने बोला कि लंदन में बिकिंगम पैलेस है, ये पैलेस है, ये पैलेस है, 4 पैलेस जाके आना। एक पैलेस है, उसके बाद मैंने मेरी वाइफ ने डिसाइड किया अगर हमें अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं तो बाकी लोगों की हिस्ट्री में क्या करना है। हमने पूरा कट ऑफ किया कि भैया अभी कोई भी पैलेस नहीं घूमने वाले हैं, अगर पहले घूमना होगा तो पहले मैं जाके, और सेम चीज मैंने रिपीट की कि हमने जयपुर गए थे, याद है कि हमने 2 दिन में पूरे जयपुर सिटी के सारे महल घूम लिए थे। तो हमें लगता है कि हमें यहाँ घूमना चाहिए, पहले हमें जाके अपनी संस्कृति को जाके देखना चाहिए, बाद में जाके बाकी लोगों की संस्कृति में खोज करनी चाहिए। तो अब तो मैं काफी टाइम, आपने तो बहुत ही अच्छा से बताया कि आप अपनी शादी के बाद यहाँ पे आए, तो आपको जयपुर कैसा लगा? देखो एक अभी भी जो एक फील है, पिंक सिटी आप जो बात करते हैं, जो दीवारें हैं, जो एक्चुअल जयपुर है, मैं बहुत अमीर रह गया था। आपके बचपन में होता है, अपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जयपुर पिंक सिटी। तो 2-3 दिन मैं उस जगह पे गया था, तो उस रियली अमेजिंग। एंड सेकेंडली मेरी मदर जो है वो गंगानगर से है, राजस्थान से। आपका कोई रिश्तेदार बताओ, कितने रिश्तेदार होते हैं? 200, 500, सब। मेरे सारे के सारे रिश्तेदार राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बीकानेर में है, उदयपुर में है, पीलियागंगा है, छोटी छोटी गंगानगर में तो मेरा पूरा साम्राज्य है। मैं अगर 500 दिन भी लगाना चाहूँ गंगानगर, तो सब मेरे को सिर्फ एक रिश्तेदार 3-3, 4-4 दिन लगाने में मेरे 500-700 दिन एक साथ पूरा आराम से निकल जाएगा। दिल से बहुत जुड़ा हूँ। भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बात कर रहा था कि दिवाली के अगले दिन जो लोग बोलते हैं राम राम भाई, वो मुझे आज भी अच्छा लगता है। अगर आपने अभी भी स्पीकर पे अपने बड़े भाई से बात करूंगा तो सबसे पहले ये आएगा राम राम। हम लोग बात ऐसे करते हैं, मेरे बड़े भाई और मैं, राम राम। तो वो चल रहा है। सर आप लोगों ने विक्की जी को सुना, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में और जयपुर से जुड़ी काफी सारी बात की यादों को अपने आप हम लोगों से शेयर किया। हम ऐसे आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे।